और दोस्तों क्या हाल चाल है। तो टॉपिक ऑफ द डे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इससे पहले भी काफी सारे एपिसोड हमने बनाए हैं, उन सब की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो आज का ये टॉपिक है कि काफी सारे दोस्त मुझसे सवाल ये पूछते हैं कि हमारे एसी, फ्रिज में या किसी और अप्लायंसेस में जब एरर आते हैं तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ होती है और हमें किससे शुरुआत करनी चाहिए उसे समझने की। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सा एरर किसके वजह से आता है। तो देखिए, कौन सा एरर किसके वजह से आता है ये तो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता और काफी सारे लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि आजकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के जितने भी अप्लायंसेस आते हैं उनमें कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो सीधा एरर आने लगता है, चाहे वो आपका एसी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे आपका वॉशिंग मशीन हो। तो इन सब में सिर्फ एरर के वजह से ही हमें समझ में आता है कि ये चीज की इसमें प्रॉब्लम है। तो ये सभी अप्लायंसेस में आजकल जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अप्लायंसेस आते हैं उनमें यही दिक्कत आती है। अब देखिए, हर एरर को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एरर किस किस वजह से आते हैं ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ और आपको कहां से शुरुआत करनी चाहिए एरर को ढूंढने की। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स भी दूंगा जिसकी मदद से आप चाहे एसी का काम करते हो, चाहे फ्रिज का काम करते हो, चाहे आप माइक्रोवेव का या वॉशिंग मशीन का काम करते हो, उन सब में आपको ये बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, क्योंकि काफी सारे दोस्तों का कहना है कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का मतलब इन्वर्टर पे चलने वाली चीज है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आपकी जो भी अप्लायंसेस है वो कम वोल्टेज पे चलने वाले हैं। आजकल बहुत सारी चीजों में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ गई है, वॉशिंग मशीन में भी आ गई है, माइक्रोवेव में भी आ गई है, आजकल पंखे के अंदर भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आ गई है। तो उसकी मदद से आपके जितने भी अप्लायंसेस है वो कम वोल्टेज पे चलते हैं, ज्यादा वोल्टेज पे नहीं चलते, और उसकी वजह से आपके बिजली का बिल भी कम आता है। और ये 100% बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का अप्लायंसेस आपको कहां पे यूज करना है ये भी एक समझने वाली बात है। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का मतलब आपको समझ में आ गया कि कम वोल्टेज पे चलने वाली चीजें मतलब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। तो इनके अंदर क्या होता है कि एक ऐसी पीसीबी बोर्ड बनाया जाता है जिसकी मदद से आपके कम वोल्टेज पे सारी चीजें चल जाती है। अब एसी को ही देख लीजिए, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में कंप्रेसर को ऐसा बना दिया गया है कि आपका कंप्रेसर कंटिन्यू चलता है। जब शुरुआत में हम उसे चालू करते हैं तो बहुत हाई वोल्टेज पे चलता है, फिर धीरे धीरे वो कम वोल्टेज लेने लगता है और उसके बाद में वो सिर्फ कम वोल्टेज पे ही चलता है और आपके जो टेम्परेचर सेट किया गया है आपके कमरे का वो उसी टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए चलता है। तो ये है एसी के अंदर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। और फ्रिज के अंदर भी यही सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि आपका कंप्रेसर जो है एक बार स्टार्ट होएगा तो वो फुल स्पीड में चलेगा, हाई वोल्टेज पे चलेगा, फिर धीरे धीरे उसका वोल्टेज कम होता जाएगा और आपकी बिजली की बचत होती जाएगी। और ऐसा ही माइक्रोवेव के अंदर जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जहां पे हम ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है वहां पे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की एक पीसीबी बोर्ड को लगाया गया है जिसकी सप्लाई से मैग्नेट्रॉन चलता है, क्योंकि उसके अंदर से अब कैपेसिटर हटा दिया गया है, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर की जगह पे पीसीबी बोर्ड का इस्तेमाल किया गया है और उसी पीसीबी बोर्ड से मैग्नेट्रॉन चलता है माइक्रोवेव का, और आपके जो भी चीजें हैं गर्म होने वाली है वो सारी गर्म हो जाती है और उसमें आपकी वोल्टेज भी कम लगती है, बिजली भी कम लगती है। तो ये है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, मतलब कि आपकी बिजली की बचत करने का काम करती है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। अब देखिए, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। अब फायदा तो आपको समझ में आ गया कि आपकी बिजली का बचत होगा, यही एक फायदा है। और नुकसान ये है जब खराब होता है तो कई टेक्नीशियनों को उसके बारे में समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें खराबी क्या हुई है और इसे हम कैसे सही कर सकते हैं। चाहे किसी अप्लायंसेस में अगर मोटर लगी हुई है तो उसमें जो मोटर का इस्तेमाल किया है वो BLDC मोटर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि BLDC मोटर जो है वो DC वोल्टेज पे चलती है और कम वोल्टेज पे चलती है। तो अब ये समझ में नहीं आता कि मोटर खराब है या पीसीबी खराब है, ये भी एक समस्या वाली बात है। तो आपको बता दूं कि हमने जो डिवाइस तैयार किया है ये डिवाइस से आप इन्वर्टर कंप्रेसर को टेस्ट कर सकते हो, साथ ही साथ BLDC की मोटर को भी आराम से चेक कर सकते हो। तो इसके जरिए आप BLDC मोटर को किस तरह से चेक करेंगे, वॉशिंग मशीन की हो चाहे आपकी एसी की ब्लोअर फैन की मोटर हो, तो उसे आप किस तरह से चेक करेंगे इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में एरर के प्रॉब्लम आते हैं और यदि कोई चीज डेड हो जाती है तो ये समझ में नहीं आता कि पीसीबी के वजह से डेड हुई है या हमारे जो मोटर लगी हुई है या कोई और डिवाइस जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की पीसीबी के साथ में जुड़ा हुआ है, या पीसीबी खराब है या वो डिवाइस खराब है या वो मोटर खराब है। तो ये हमें समझ में नहीं आता। हम में से कई सारे टेक्नीशियनों को समझ में नहीं आता और मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ। मुझे भी कई चीजें जो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में समझ में नहीं आती, लेकिन ढूंढनी पड़ती है। आजकल कंपनियों ने ये फंडा बना रखा है कि हर एरर का मतलब सिर्फ उनके जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं उनको पता होता है या उनके अंडर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको ही उसके बारे में पता होता है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी कंपनी वाले होते हैं जो उनके एम्प्लॉय काम करते हैं फील्ड के अंदर सर्विस दे के आते हैं, तो उनको भी कई एरर के बारे में नहीं पता होता। जब वो अपने टीम के साथ में फोन पे बात करते हैं तब बताते हैं कि ये एरर का ये मतलब है, तब जाकर के वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। क्योंकि मैंने देखा है कि कई ऐसे कंपनी के जो टेक्नीशियन होते हैं उनको एररों के बारे में ज्यादा
बताया नहीं जाता है। अब ये क्यों नहीं बताया जाता है मुझे भी नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए नहीं बताया जाता कि वो एरर को लीक नहीं करे मार्केट में, या उनको एरर के बारे में ज्यादा पता ना हो ताकि वो पर्सनली काम ना करे। ऐसा हो सकता है, ये मेरी ओपिनियन है, बाकी तो पता नहीं कि क्यों नहीं बताते। और मैं बता दूं कि आजकल कई कंपनियों ने जो है एरर के बारे में अपनी वेबसाइटों पे भी नहीं डाल रखा, क्योंकि मैं भी कई बार किसी एरर में फंसता हूं तो मुझे भी किसी भी वेबसाइट में मुझे एरर के बारे में पता ही नहीं चलता कि किस एरर का क्या मतलब है। तो ये है एक समझ कि आपके इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में जो सामान खराब होते हैं उनमें एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, कंपनी वालों को बुलाते हैं तो कंपनी वाले बहुत ज्यादा चार्ज लेते हैं, सर्विस चार्ज, और बाहर के बंदों को बुलाते हैं, बाहर के टेक्नीशियन को बुलाते हैं हमारे जैसे, तो हमें समझ में बहुत कम आता है कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि अगर आप टेक्नीशियन है या आपके घर पे कोई ऐसा अप्लायंसेस है जिसमें एरर आ रहा है, तो आप अपने टेक्नीशियन को बुला के भी ये सारी चीजें करवा सकते हैं। यदि आप टेक्नीशियन है तो आप ये सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो देखिए आजकल जितने भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अप्लायंसेस होते हैं उन सब में सेंसर लगे हुए होते हैं, और सेंसर से ही पता चलता है कि आखिर कहां क्या प्रॉब्लम है। तो अब इसमें आपको करना क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एसी को लेता हूं। एसी के अंदर आपको इस तरह के सेंसर देखने को मिलेंगे। ये है रूम टेम्परेचर सेंसर और ये है कूलिंग कॉइल का सेंसर। कॉइल के ऊपर लगा हुआ होता है और ये रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपके एसी का स्पीड, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में एसी की स्पीड को कम ज्यादा करता रहता है। और यदि नॉर्मल एसी है तो उसमें भी इस तरह के आपको सेंसर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका ये रूम टेम्परेचर सेंसर है और ये कॉइल सेंसर है। और आपको बता दूं कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में कई ऐसे एसी है जिनके अंदर आपको एक ही सेंसर देखने को मिलेगा, वो भी रूम टेम्परेचर सेंसर। कॉइल सेंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आउटडोर में भी आपको सेंसर देखने को मिलेंगे। कंडेंसर के ऊपर भी सेंसर लगा हुआ होता है और बॉडी पे भी सेंसर लगा हुआ होता है। तो इन सेंसरों के वजह से सबसे ज्यादा एरर आते हैं। तो देखिए जब भी अगर आपके अप्लायंसेस में एरर आ रहा है तो सबसे पहले उनमें लगे हुए सारे सेंसरों को रिप्लेस करके देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर सेंसर में ही प्रॉब्लम है या किसी और चीज में प्रॉब्लम है। देखिए आजकल जो मैं चीज इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक इन्वर्टर मॉडल के अंदर जितने भी अप्लायंसेस है उनके साथ में, तो उनमें सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नजर आती है सेंसरों की, क्योंकि सेंसर ही सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं जो कि खराब हो जाते हैं। और सेंसर के खराब होने की वजह से ही हमारा अप्लायंसेस प्रॉपर तरीके से चलता नहीं है और एरर आ जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एसी के अंदर भी सेंसर लगे हुए होते हैं, माइक्रोवेव में भी सेंसर होते हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर भी सेंसर होते हैं और फ्रिज के अंदर भी सेंसर लगे हुए होते हैं। और फ्रिज के अंदर आपको इस तरह के सेंसर देखने को मिलेंगे सफेद कलर के, जिसमें पीली वायर के, नीली वायर के और सफेद वायर के आपको सेंसर मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि वो सारे सेंसर एक जैसे ही काम करते हैं, चाहे आप नीली वायर के जगह पे पीले वायर का सेंसर लगा देंगे तो भी आप वही काम करेगा, या आप नीली वायर के जगह पे सफेद वायर वाला सेंसर लगा देंगे तो भी वो वही काम करेगा। तो कहने का मतलब है कि सारे सेंसर एक जैसे होते हैं, सिर्फ वायर का फर्क होता है। वायर के हिसाब से आप सेंसर चेंज कर सकते हैं, वायर के कलर के हिसाब से भी आपको सेंसर मार्केट में मिल जाते हैं। जैसे कि ये पीली वायर वाला है और ये है नीली वायर वाला, और ये आपके डबल डोर फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर होता है उसके कूलिंग कॉइल के ऊपर लगा हुआ होता है ये वाला सेंसर। और कई फ्रिज के अंदर नीली वायर का सेंसर नीचे फ्रिज के अंदर भी लगा हुआ होता है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी व्हाइट कलर के इस तरह के सेंसर होते हैं, आप कोई भी सेंसर किसी में भी लगा सकते हो, उन सबका काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है, वैल्यू भी सबकी सेम आती है। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे आपके फ्रिज हो, चाहे एसी हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, उन सब में सबसे ज्यादा खराब होने वाले सिर्फ और सिर्फ सेंसर होते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले सेंसर बदल के देखना चाहिए। 99% आपके सेंसर में ही प्रॉब्लम होती है और सेंसर चेंज करने के बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और यही एक्सपीरियंस मेरे साथ में रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सेंसरों में ही देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने बताया कि सेंसर बिल्कुल सेंसिटिव होते हैं और बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और यदि आप टेक्नीशियन है तो मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगा कि अपने पास में सभी प्रकार के इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के सेंसर आते हैं, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन के, वो सभी सेंसर आपके पास में एक एक दो पीस आपके बैग में होने ही चाहिए, ताकि आप उसे चेंज करके देखो। हर एक अप्लायंसेस का आपके पास में एक एक दो पार्ट होने चाहिए, ताकि आप उसे रिप्लेस करके देखो और कस्टमर को बताओ कि ये पार्ट इसमें प्रॉब्लम है, और वो नया पार्ट आप उसमें लगा सकते हो, अपना पार्ट अपने पास में रख सकते हो या अपना ही पार्ट लगा के अपने पैसे ले सकते हो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने इतने बड़े बैग के अंदर वो सारी चीजें लेके चलता हूँ। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि अगर सपोज कीजिए आपने सारे सेंसर बदल के देख लिए तब भी वही प्रॉब्लम है, तो उसके बाद में आ जाती है अप्लायंसेस में क्या क्या चीजें लगी हुई है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका माइक्रोवेव हो तो माइक्रोवेव में आपके प्लेट होती है जो घूमने वाली प्लेट, उसके नीचे मोटर लगी हुई होती है, अगर वो खराब हो जाता है तो भी एरर आता है। अगर मैग्नेट्रॉन खराब हो जाता है तो मैग्नेट्रॉन खराब होने की वजह से भी एरर आता है। ट्रांसफार्मर की जगह पे पीसीबी बोर्ड लगा हुआ है तो पीसीबी बोर्ड तो चल रहा है लेकिन मैग्नेट्रॉन नहीं चल रहा, तो वो एरर शो करेगा। तो ये हो गया माइक्रोवेव का। अगर आप एसी में देख रहे हो तो एसी के अंदर अगर ब्लोअर मोटर खराब हो जाए जो आपको हवा देती है इंडोर यूनिट में, तो भी एरर आता है। तो आपको ब्लोअर मोटर भी चेक करनी पड़ेगी। ब्लोअर मोटर चेक करने के लिए आपको उसके वोल्टेज वगैरह चेक करने पड़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी से भी चेक करना पड़ेगा, आखिर इसमें जो कॉन्टिन्यूटी है वो प्रॉपर तरीके से आ रही है या नहीं आ रही है, या उसकी जो वैल्यू
वैल्यू है वो प्रॉपर तरीके से शो हो रही है या नहीं हो रही है। और आपको बता दूं कि इन्वर्टर एसी के अंदर जो इंडोर यूनिट के ऊपर स्विच लगा हुआ होता है ऑन ऑफ करने के लिए या रीसेट करने के लिए, वो स्विच खराब होने की वजह से भी आपका एरर शो करता है। आप सारी चीजें कर लेंगे तब भी अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो एक बार उस स्विच को भी जरूर चेक करिए, क्योंकि स्विच कई बार खराब हो जाता है, मॉइस्चर की वजह से भी खराब हो जाता है, तब भी ये एरर शो करता है। तो एक बार उस स्विच को भी जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि ये मेरे साथ में 7-8 बार हो चुका है कि हमने सारी चीजें चेक कर ली, सेंसर भी चेक कर लिया, लास्ट में पता चलता है, बहुत टाइम बाद में पता चलता है कि ये स्विच की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। जिस स्विच को हमने चेंज किया, पीसीबी बोर्ड से हटा के नया स्विच लगाया, तब जाकर के ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। कई बार क्या होता है कि वो स्विच ऐसे जगह पे अटक जाता है या ऐसे जगह पे मॉइस्चर से आपस में कनेक्टिविटी बन जाती है कि वो स्विच हमेशा ऑन रहता है। जब हम रिमोट से बंद करते हैं, रिमोट से बंद हो जाता है, जैसे ऑन करते हैं तो एरर शो करने लगता है। तो वो कई बार वो स्विच के वजह से भी होता है। तो एसी के अंदर आपको उसके स्विच भी चेक करना पड़ेगा, ब्लोअर मोटर को भी चेक करना पड़ेगा, और आउटडोर में लगे हुए सेंसरों को भी चेक करना पड़ेगा, और कंप्रेसर को भी चेक करना पड़ेगा। अगर आउटडोर यूनिट में जो कंडेंसर के लिए फैन लगा हुआ होता है उससे भी चेक करना पड़ेगा। कई बार वो फैन मोटर खराब होने की वजह से भी एरर आता है। तो ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करनी पड़ेगी, तभी आपको हर एरर के बारे में सारी जानकारी भी मिलेगी, और साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर अप्लायंसेस में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि जब भी कोई सी अप्लायंसेस में एरर आता है तो सबसे पहले आपको सेंसरों को चेंज करके देखना चाहिए, और उसके बाद में उस अप्लायंसेस में क्या क्या चीजें अटैचमेंट है पीसीबी बोर्ड के साथ में, उन चीजों को चेक करना चाहिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से बताया है। और जिन जिन दोस्तों को ये समस्या आ रही थी एरर के बारे में कि किस एरर का क्या मतलब है, किस एरर का क्या मतलब है, कई बार हमें भी कई एररों के बारे में नहीं पता होता है, तो हम भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चेक करते हुए जाते हैं, तब जाकर के हमें ये सारी चीजें समझ में आती है। और अंत में मैं आपको यही टिप दूंगा कि जब भी आप किसी एरर के वजह से फंस जाते हैं, चाहे एसी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे माइक्रो हो, चाहे आपका वॉशिंग मशीन हो, किसी भी चीज में अगर फंस जाते हैं तो उस एरर को सबसे पहले नोट करके रखिए कि उसमें कौन सा एरर आ रहा है, और जब आपकी समस्या सॉल्व हो जाती है तो उसे भी आपको नोट करके रखना है कि इस एरर में हमने ये काम किया था और इसी की वजह से ये समस्या आ रही थी। इससे होगा ये कि अगर इसी तरह का एरर आगे आता है किसी और अप्लायंसेस में सेम कंपनी का, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें यही प्रॉब्लम है। और देखिए, जब हम काम करते रहते हैं तो हमें हर चीज का एक्सपीरियंस होता चलता है, क्योंकि हम हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते हुए चलते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा होता है, हालांकि मैं भी नहीं लिख के रखता, लेकिन फिर भी नए टेक्नीशियनों के लिए बता रहा हूँ कि आपको हमेशा हर चीज को लिख के रखनी चाहिए, जिससे आपको आगे कहीं भी किसी भी काम में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने नोट डायरी में जो लिखते हैं उसी से आपको पता चल जाएगा कि इसमें भी ये प्रॉब्लम है। और आपको साथ में टिप के तौर पे ये भी बता दूं कि जितने भी अप्लायंसेस होते हैं जिन जिन कंपनियों के, तो उन कंपनियों के हिसाब से उनके एरर सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर मॉडल नंबर चेंज होता है तो उसके मॉडल नंबर के हिसाब से भी एरर उसका वही होगा। मॉडल नंबर चेंज होने का मतलब ये नहीं कि उसका एरर भी अलग आएगा, उसमें सेम एरर ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इन्वर्टर मॉडल का एसी ले रहे हैं, आप 1.5 टन का एसी लगाए हैं, उसमें भी वही एरर आ रहा है, तो उसकी समस्या जो हमने सेंसर चेंज करके सॉल्व हो गई है। तो अगर 2 टन का एसी हमने लगा रखा है और उसका मॉडल नंबर अलग है, तो उसमें भी अगर वही एरर आ रहा है तो उसमें भी सेम वही समस्या है जो आपने 1.5 टन के एसी के अंदर सेंसर चेंज करने से सॉल्व हो गई थी। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो नीचे लाल बटन है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।